कल्पना कीजिए एक बहुत ही भारी भीड़ वाले रेलवे स्टेशन की। हाँ, किसी भी बड़े शहर का स्टेशन ले लीजिए। बिल्कुल। सुबह के 8 बज रहे हैं, हजारों लोग तेजी से चल रहे हैं। कोई दौड़कर ट्रेन पकड़ रहा है, कोई चाय पी रहा है, तो कोई टिकट काउंटर पर खड़ा है। एकदम कियोस, राइट? एग्जैक्टली। ऊपर से देखने पर ना ये सब पूरी तरह से कियोस यानी अफरा तफरी का नजारा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया बस आपस में टकराते हुए लोगों की एक अनियमित भीड़ है। जिसमें हर कोई अपनी आजाद मर्जी से चल रहा है। वही तो। पर क्या सच में ऐसा है? मतलब क्या हम सच में पूरी तरह आजाद हैं, या फिर हमारा हर एक कदम, हर एक फैसला किसी ऐसी छिपी हुई व्यवस्था से तय हो रहा है जिसे ना तो हमने बनाया है और ना ही हम उसे देख सकते हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और आज की इस डीप ड्राइव चर्चा में हम इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। हमारे पास स्रोत के रूप में एक सोशियोलॉजी लेक्चर की बेहद डिटेल्ड स्क्रिप्ट है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर के मूलभूत सिद्धांतों को समझना है। और वो भी एकदम सरल तरीके से, जिससे सामाजिक विज्ञान का कोई नया छात्र भी इस आम दिखने वाली दुनिया के पीछे छिपे हुए कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स को आराम से समझ सके। तो जो रेलवे स्टेशन का आपने दृश्य दिया ना, वो इस विषय को शुरू करने के लिए एक बेहतरीन बुनियाद है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि समाजशास्त्र का सबसे मूलभूत सिद्धांत ही यही है कि समाज रैंडम नहीं है। ये जो केओस दिखता है ना, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। मतलब वहां कोई टकराव नहीं हो रहा है? हकीकत में उन हजारों लोगों के बीच टकराव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो सब एक अदृश्य ट्रैक पर चल रहे हैं। ये स्रोत सामग्री बताती है कि इंसानी व्यवहार किसी न किसी व्यवस्थित ढांचे के अंदर ही होता है। तो हम बस अकेले व्यक्तियों का एक रैंडम झुंड नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे बीच रिश्तों और अपेक्षाओं का एक पूरा जाल है जो पहले से तय शर्तों पर चलता है, और इस जाल को ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। आई सी। इस अदृश्य ढांचे को समझने के लिए ना स्रोत सामग्री में महान समाजशास्त्रियों की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। हाँ, जैसे ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि ये संस्थागत रूप से नियंत्रित रिश्तों में लोगों की व्यवस्था है। हाँ, और टैलकॉट पार्सन्स इसे पैटर्न सामाजिक रिश्तों का सिस्टम कहते हैं। यहाँ ये पैटर्न शब्द मेरा ध्यान खींचता है। इसका मतलब शायद यही है कि हमारे रिश्ते अचानक नहीं बनते, उनका एक प्रॉपर डिजाइन होता है। सही पकड़ा आपने। पता है, सबसे रोचक नजरिया मुझे इमली डोरखाइम का लगा। डोरखाइम मानते थे कि सामाजिक संरचना सोशल फैक्ट्स यानी सामाजिक तथ्यों और सामूहिक चेतना से बनती है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। तो मैं यही सोच रहा था कि ये सोशल फैक्ट्स आखिर क्या हैं जो इस ढांचे को इतना मजबूत बनाते हैं। दुर्खाइम का जो सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस पूरे ढांचे की जान है। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो सोशल फैक्ट्स ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के अंदर नहीं बल्कि उसके बाहर एग्जिस्ट करती हैं। बाहर एग्जिस्ट करती हैं? मतलब वो आपके दिमाग की उपज नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। जैसे हमारी भाषा ले लीजिए, पैसे का लेन देन या फिर कानून। राइट। एक आम इंसान ने रुपए का नियम तो नहीं बनाया ना, पर वो उस नियम से पूरी तरह बंधा हुआ है। दुर्खाइम कहते थे कि ये तथ्य एक तरह का कोर्सिव पावर रखते हैं। कोर्सिव पावर यानी एक तरह का दबाव। सही कहा। अगर कोई इन अलिखित नियमों को तोड़ता है तो समाज उस पर हंसता है, उसे बहिष्कृत करता है या फिर सजा देता है। ओ, मतलब लोग खुद ही पुलिस बन जाते हैं? एकदम। और यही सामूहिक चेतना है, वो बातें जो हम सब बिना पूछे सच मान लेते हैं। और वही चीजें इस अमूर्त संरचना को ईंट और पत्थर से भी ज्यादा ठोस बना देती हैं। अगर मैं इस अदृश्य और ठोस के विरोधाभास को एक आधुनिक तुलना से समझाने की कोशिश करूं, तो क्या हम इस सामाजिक संरचना को एक स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे iOS या एंड्रॉयड की तरह देख सकते हैं? ये एनालॉजी बहुत दिलचस्प है। क्योंकि हम स्क्रीन पर OS को तो नहीं देखते ना, हम तो बस ऐप्स देखते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब या कैमरा। हम लोग और हमारे रोजमर्रा के काम शायद वही ऐप्स हैं। हाँ, और बैकग्राउंड में क्या चलेगा ये ओएस तय करता है। एग्जैक्टली। कौन सा ऐप कब खुलेगा, कितनी मेमोरी लेगा, ये सब वो अदृश्य OS तय करता है। और अगर OS में कोई ऐप फिट नहीं बैठता तो वो सीधा क्रैश हो जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के कोर तक जाता है। हार्डवेयर और एप्स हमें दिखते हैं, पर उन्हें चलाने वाला कोड अदृश्य होता है। राइट। सामाजिक संरचना वही कोड है, और जैसे किसी ओएस को चलाने के लिए अलग-अलग मॉड्यूल्स और फाइल्स होती हैं, वैसे ही स्रोत सामग्री में सामाजिक संरचना के कुछ मूल तत्व बताए गए हैं, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। अच्छा, तो सबसे पहला तत्व कौन सा है? सबसे पहला तत्व है स्टेटस या स्थिति। सामाजिक सिस्टम में एक व्यक्ति की जगह क्या है,
उसे स्टेटस कहते हैं। ओके। ये मेनली दो तरह के होते हैं। एक जो जन्म से मिलते हैं, जैसे किसी की जाति या आयु, जिसे अस्क्राइब्ड स्टेटस कहते हैं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। सही। और दूसरा वो जो मेहनत से हासिल किया जाता है, जैसे डॉक्टर या इंजीनियर बनना, इसे अचीव्ड स्टेटस कहा जाता है। तो स्टेटस का मतलब है सिस्टम के अंदर हमारा यूजर प्रोफाइल। पर सिर्फ प्रोफाइल होने से तो काम नहीं चलेगा ना। उस प्रोफाइल को सिस्टम में कुछ फंक्शंस भी परफॉर्म करने होंगे। शायद यही इसका दूसरा तत्व है। बिल्कुल। यही वो कड़ी है जहां दूसरा तत्व जुड़ता है, जिसे हम रोल या भूमिका कहते हैं। रोल्स, राइट। हर स्टेटस के साथ कुछ अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर कोई माँ के स्टेटस में है तो उसका रोल बच्चों की देखभाल करना माना जाता है। और अगर कोई शिक्षक है तो उसका रोल ज्ञान देना है। हम इसे एक थिएटर की स्क्रिप्ट की तरह देख सकते हैं। थिएटर की स्क्रिप्ट कैसे? जैसे स्टेटस वो किरदार है जिसके लिए किसी एक्टर को कास्ट किया गया है, और रोल वो स्क्रिप्ट है जो उस किरदार को बोलनी है। वाओ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। और बताए, कई बार यहाँ रोल कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। रोल कॉन्फ्लिक्ट? जब दो स्क्रिप्ट्स आपस में टकराती हैं। हाँ, जब एक ही व्यक्ति के दो स्टेटस आपस में टकराते हैं। जैसे एक पुलिस ऑफिसर का स्टेटस उसे कानून लागू करने को कहता है, पर अगर उसका अपना बेटा कोई जुर्म करे तो उसका पिता का स्टेटस उसे बचाने को कहता है। ओह, ये तो बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और इन्हीं स्टेटस और रोल्स के आसपास पूरा सामाजिक व्यवहार घूमता है। और इन रोल्स को एक ढंग से चलाने के लिए जो बड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, वो शायद इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं हैं, जो इसका तीसरा तत्व बताया गया है स्रोत में। हाँ, संस्थाएं सिस्टम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। स्रोत कहता है कि परिवार, शिक्षा और अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाएं इसलिए बनाई गई हैं ताकि इंसानी जरूरतों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा किया जा सके। इंसान को खाना चाहिए तो अर्थव्यवस्था बन गई। नई पीढ़ी को बड़ा करना है तो परिवार बन गया। एग्जैक्टली। और चौथा तत्व है नॉर्म्स और वैल्यूज, यानी नियम और मूल्य। ये नियम तय करते हैं कि सोसाइटी के उस ऐप में क्या पोस्ट किया जा सकता है और क्या ब्लॉक होगा। बिल्कुल सही। पर एक बात सोचने वाली है। इस ओएस वाले उदाहरण में एक पेज है। अगर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसे कोड किसने किया। ये एक बड़ा सवाल है। और इसको चलाने के पीछे मुख्य लॉजिक आखिर क्या है। स्रोत सामग्री में बताए गए जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, शायद वो इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। सही कहा आपने। हर महान विचारक ने इस ओएस को खोलकर अपने तरीके से इसका सोर्स कोड समझने की कोशिश की। इसीलिए समाजशास्त्र में 4 मुख्य नजरिए हैं। तो पहला नजरिया क्या कहता है? पहला नजरिया है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जिसके मुख्य विचारक पार्सन्स और मर्टन थे। इनका लेंस पूरी तरह से ऑर्डर यानी व्यवस्था पर फोकस करता है। ऑर्डर मेंटेन करना, राइट? हाँ, इनके अनुसार समाज एक इंसानी शरीर की तरह है। जैसे दिल, फेफड़े और पेट आपस में मिलकर काम करते हैं ताकि शरीर जिंदा रहे, वैसे ही समाज के अलग अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं। जैसे परिवार, कानून, स्कूल, ये सब अपने अपने फंक्शन निभाते हैं। बिल्कुल। इनका मुख्य उद्देश्य है समाज में संतुलन और स्थिरता बनाए रखना। अगर कोई हिस्सा खराब होता है तो दूसरा हिस्सा उसकी भरपाई कर देता है ताकि सिस्टम स्मूथली चलता रहे। एक मिनट, मुझे यहाँ फंक्शनलिज्म के लॉजिक पर थोड़ा अजीब लग रहा है। क्यों? क्या गलत लग रहा है इसमें? मतलब मैं समझ रहा हूँ कि ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, पर अगर शरीर के हर अंग का एक जरूरी फंक्शन है, तो समाज में जो गरीबी है, जो असमानता या भेदभाव है, उसका क्या फंक्शन है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। अगर फंक्शनलिज्म की थ्योरी सही है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि समाज की हर बुराई, हर इनइक्वालिटी को भी इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए एक जरूरी ऑर्गन मान लिया जाता है? ये लॉजिक तो उन लोगों के डर्ट को नॉर्मलाइज कर देगा जो इस सिस्टम में सबसे नीचे हैं। ये आलोचना एकदम सटीक और बेहद जरूरी है, और समाजशास्त्रियों ने भी यही सोचा था। जब हम सिर्फ स्थिरता देखते हैं तो हम इनजस्टिस को अनदेखा कर देते हैं। राइट। और दरअसल इसी कमजोरी ने दूसरे महान नजरिए को जन्म दिया, जिसे हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी या संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। इसके सबसे प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स थे। तो मार्क्स ने इस ओएस को कैसे देखा? मार्क्स ने जब इस संरचना को देखा तो उन्हें कोई स्मूथली चलने वाला शरीर नहीं दिखा। उन्हें दिखी एक ऐसी फैक्ट्री जहां कुछ लोगों के पास सारी पावर है और बाकी लोग सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं। ओह, मतलब उन्होंने पावर डायनामिक्स पे फोकस किया। हाँ,
मार्क्स ने समाज को दो हिस्सों में तोड़कर समझाया। ओके। एक है बेस यानी अर्थव्यवस्था और दूसरा है सुपरस्ट्रक्चर जिसमें कानून, धर्म, राजनीति और कल्चर आते हैं। तो बेस अर्थव्यवस्था है जो मेन फाउंडेशन है। सही। मार्क्स का मानना था कि जिसके पास बेस का कंट्रोल है यानी जिसके पास पैसे और रिसोर्सेज हैं, वही लोग कानून और नियम लिखते हैं, वही सुपरस्ट्रक्चर तय करते हैं। तो इस हिसाब से गरीबी कोई एक्सीडेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस थ्योरी के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह से डिजाइन ही किया गया है कि वो कुछ लोगों को हमेशा फायदा पहुंचाए और बाकियों का शोषण करे। ये तो काफी गहरा नजरिया है, पर यहाँ हमें एक चीज क्लियर करनी चाहिए। हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी खास राजनीतिक विचारधारा या मार्क्सिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। स्रोत के अनुसार भी हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ सिर्फ तथ्यात्मक रिपोर्ट दे रहे हैं, हम किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे। सही बात है। हम सिर्फ इस तथ्य का विश्लेषण कर रहे हैं कि सामाजिक संरचना हमेशा सबके लिए बराबर नहीं होती। हाँ, और कॉन्फ्लिक्ट थियरी का लेंस सिर्फ उस असमानता के पीछे के मैकेनिज्म को खोल कर दिखाता है। ये बेहद डीपली समझने वाली बात थी। फंक्शनलिज्म कहता है कि सब कुछ सिस्टम को जोड़े रखने के लिए है, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहती है कि सिस्टम ही इसलिए बनाया गया है ताकि कुछ लोग ताकत में बने रहें। दोनों ही बड़े मैक्रोस्कोपिक नजरिए हैं। हाँ, टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे देखने वाले। लेकिन स्रोत में जो तीसरा और चौथा नजरिया है, वो इस मुद्दे को शायद थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म आखिर किस बारे में है? तीसरा नजरिया स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके मुख्य विचारक क्लॉड लीवी स्ट्रॉस थे, वो सोसाइटी को उसके आर्थिक या फंक्शनल हिस्सों में नहीं बांटता। तो फिर वो क्या देखता है? ये ह्यूमन साइकोलॉजी और माइंड के डीप पैटर्न्स की बात करता है। लीवी स्ट्रॉस का मानना था कि इंसान का दिमाग हर चीज को बाइनरी ऑपोजिशंस यानी दो विरोधी हिस्सों में सोचता है। बाइनरी ऑपोजिशंस, जैसे डे और नाइट? हाँ, जैसे अच्छा और बुरा, कच्चा और पका हुआ, अपने और पराये। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं सब इन्हीं डीपली कोडेड ज़हनी पैटर्न्स का बाहरी रूप है। ये कोड समझ में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग के अंदर लिखा हुआ है। वाह, ये तो पूरा साइकोलॉजी वाला एंगल हो गया। और इन सब से बिल्कुल उलट है चौथा नजरिया, इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा दिया गया। ये सबसे अलग कैसे है? बाकी तीनों थ्योरीज कहती हैं कि कोड पहले से लिखा हुआ है और इंसान सिर्फ उस पर चल रहे हैं, पर मीड कहते हैं कि ऐसी कोई तय संरचना पहले से मौजूद ही नहीं है। मतलब कोई ओएस पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है? एकदम नहीं। संरचना रोजमर्रा की बातचीत, आम संपर्क और लोगों के आपस में इंटरैक्शन से बनती है। ये एक बॉटम अप अप्रोच है। तो लोग बेसिकली डेली मिलकर इसे बनाते हैं? हाँ, लोग मिलते हैं, इशारों और भाषा को मीनिंग देते हैं और रोज रोज लगातार इस सामाजिक ढांचे को बनाते हैं। मतलब हम रोज अपने आपस के इंटरैक्शन से उस कोड को लाइव लिख रहे हैं। मतलब इंटरैक्शनिज्म के हिसाब से सामाजिक संरचना कोई रुकी हुई बिल्डिंग नहीं है जिसे एक बार बनाकर छोड़ दिया गया, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक ओपन सोर्स विकी की तरह जहां हर कोई रोज आकर उसमें नए पेजेस लिख रहा है। सही कहा। ये विचार सच में समाज को एक नया आकार देता है। लेकिन देखिए, थ्योरीज तो अपनी लगे हैं, मजा तो तब है जब हम इन्हें हकीकत में काम करते हुए देखें। अगर हम इन सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें, तो ये अदृश्य नियम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होते हैं? स्रोत सामग्री में भारतीय समाज के कुछ स्पेसिफिक उदाहरण हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से जमीन पर उतारते हैं। जैसे कि भारतीय संदर्भ इस सब्जेक्ट के लिए एक जीती जागती लेबोरेटरी है। स्रोत में सबसे पहला और सबसे गहरा उदाहरण जाति व्यवस्था या कास्ट सिस्टम का है। हाँ, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है। ये सब पहले से कोडेड है। बिल्कुल, ये मार्क्स की कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को जमीन पर दिखाता है, जहां एक संरचना सदियों तक असमानता को बनाए रखती है, वो भी बिना किसी फिजिकल फोर्स के, सिर्फ नॉर्म्स और वैल्यूज के जरिए। ये अपने आप में कितना पावरफुल और स्कैरी दोनों है। और दूसरा बड़ा उदाहरण परिवार का है। भारतीय समाज में हमने एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखा है पिछले कुछ दशकों में। हाँ, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली वाला शिफ्ट। सही पकड़ा। पुराने खेती किसानी वाले समाज में संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिलीज एक आर्थिक जरूरत थी,
क्योंकि खेती के लिए ज्यादा हाथ चाहिए थे। राइट, सबको मिलके काम करना होता था। पर जब औद्योगिकीकरण हुआ और लोग शहरों की तरफ आए, तो संरचना ने अपने आप को बदला और हम एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ बढ़ गए। मतलब बेस बदला तो सुपर स्ट्रक्चर अपने आप बदल गया। हाँ, और खेती से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने से सिर्फ परिवार ही नहीं बदला, बल्कि ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी और कॉर्पोरेट दफ्तरों के कामकाज पर भी तो फर्क पड़ा है। इसका भी जिक्र स्रोत में है ना? बिल्कुल है। ब्यूरोक्रेसी आधुनिक समाज की वो संरचना है जहां सब कुछ हिरार्की और रूल से तय होता है। कौन किसके अंडर काम करेगा, फाइल कहाँ से कहाँ जाएगी, ये सब रोल्स बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिफाइंड होते हैं। हाँ, और एक तीसरा क्षेत्र जहां भारी बदलाव हो रहा है वो है शिक्षा का संस्थागत ढांचा। शिक्षा की संरचना एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है आज के दौर में। वो कैसे? एक दौर था जहां शिक्षक और छात्र का रिश्ता और उनका स्टेटस एक फिजिकल कमरे और आमने सामने की इंटरैक्शन से तय होता था। स्कूल और कॉलेज की बिल्डिंग में। राइट। पर आज टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिस्रप्टर बन गई है। डिजिटल एजुकेशन और वर्चुअल क्लासरूम्स ने उस पुरानी संरचना की दीवारें पूरी तरह गिरा दी हैं। सही बात है। स्टेटस और रोल तो वही हैं, स्टूडेंट और टीचर वाले, पर उन्हें परफॉर्म करने का स्पेस और मेथड पूरी तरह बदल चुका है। ये इस बात का सबूत है कि सामाजिक संरचना पत्थर की लकीर नहीं है। समय, आर्थिक हालात और टेक्नोलॉजी के साथ ये लगातार विकसित होती रहती है। इन सब बातों पर गौर करते हुए स्रोत सामग्री के आखिरी हिस्से में एक बहुत ही क्रिटिकल इंसाइट आती है, जो सच में मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। कौन सी इंसाइट? संरचना हमारे जीवन में ना दो तरह से काम करती है। ये एक आश्रय यानी शेल्टर भी है और एक पिंजरा यानी केज भी। ये पैराडॉक्स बहुत कॉमन है सोशियोलॉजी में। तो लोग ट्रैफिक लाइट पर रुकेंगे, दुकानदार हमसे अजीब व्यवहार नहीं करेगा। ये प्रिडिक्टेबिलिटी हमें सुरक्षा और आश्रय देती है। हाँ, जिसे हम बिना डरे अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब यही संरचना जाति, क्लास या जेंडर के आधार पर लोगों के रोल्स को लिमिट कर देती है, जैसे ये कहना कि किसी खास जेंडर को सिर्फ घर का काम करना चाहिए या किसी खास क्लास को आगे बढ़ने के मौके नहीं मिलने चाहिए, तो वही शेल्टर एक ऐसी जेल या पिंजरा बन जाता है जिसकी सलाखें दिखती तो नहीं है, पर उन्हें तोड़ना सबसे मुश्किल होता है। ये शेल्टर और केज का विरोधाभासी दरअसल समाजशास्त्र को पढ़ने का असली मकसद है। स्रोत यही दर्शाता है कि संरचना अक्सर डोमिनेशन या दबदबे को नेचुरल बना देती है। नेचुरल, जैसे लोग उस पर सवाल ही ना उठाएं। सही। जेंडर रोल्स, अमीरी गरीबी और जाति भेदभाव तब सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जब वो सिस्टम के नॉर्म बन जाते हैं, जब लोग इन्हें स्वाभाविक मान लेते हैं। वही सामूहिक चेतना वाली बात। हाँ, एक नया छात्र जब पहली बार इस पूरे फ्रेमवर्क को समझता है तो उसका नजरिया बदल जाता है। वो समझने लगता है कि जो चीजें उसने आज तक अपना व्यक्तिगत फैसला मानी थी ना, चाहे उसके शौक हों, उसका पहनावा हो या उसके आगे बढ़ने की रुकावटें हों, वो असल में इन्हीं बड़े अदृश्य ढांचों का नतीजा होती हैं। बिल्कुल। जब आप इस नक्शे को पढ़ना सीख जाते हैं तो अचानक से आप अपने आसपास उस पिंजरे की सलाखों को देखने लग जाते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो हमें पता चलता है कि हमारा जीवन अकेले हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है। एक विशाल अदृश्य व्यवस्था काम कर रही है। हाँ, जो स्टेटस, रोल्स और इंस्टीट्यूशंस के जरिए हमारी सोच और हमारे रास्ते तय करती है। फंक्शनलिस्ट इसे स्थिरता के रूप में देखते हैं, मार्क्सिस्ट इसे शोषण के रूप में देखते हैं, लेवी स्ट्रॉस दिमागी कोड मानते हैं और मीड इसे लोगों की बातचीत का नतीजा मानते हैं। सही समरी है। लेकिन आज की इस चर्चा के आखिर में स्रोत सामग्री में मौजूद मीड की थियरी पर आधारित एक नया सवाल मैं हमारे सुनने वालों के दिमाग में छोड़ना चाहता हूं। और वो सवाल क्या है? मीड ने कहा था कि सामाजिक संरचना इंसानों की आपस की रोजमर्रा की बातचीत और इंटरैक्शन से लगातार तय होती है। लेकिन आज के दौर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया है। किस तरह का शिफ्ट? हमारी आधी से ज्यादा रोजमर्रा की बातचीत, हमारा इंटरैक्शन अब दूसरे इंसानों के साथ नहीं बल्कि एआई, एल्गोरिदम्स और सोशल मीडिया बॉट्स के साथ हो रहा है। ओ, ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। हम जो कोड लिख रहे हैं उसमें दूसरा हिस्सा अब किसी मशीन का है। तो क्या अगले दशक में ये मूलभूत सामाजिक संरचना एक मानव निर्मित संरचना रह जाएगी, या फिर ये किसी टेक कंपनी के एल्गोरिदम द्वारा चलाई जाने वाली एक मशीन संरचना बन जाएगी? एग्जैक्टली। एक ऐसी दुनिया जहां हमारा स्टेटस और रोल कोई सोसाइटी नहीं
बल्कि डेटा और कोड तय करेगा। ये सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। क्या पता अगली बार जब किसी रेलवे स्टेशन पर भीड़ देखें तो वो किसी अदृश्य मानवीय संरचना का नहीं बल्कि किसी सर्वर के कोड का हिस्सा हो। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज के इस डीप ड्राइव में बस इतना ही।